आज का क्लास हम लोगों का मैं पहले ही बता दिया था, अपेक्षिक वेग पढ़ेंगे कि बताए थे कि आज अपेक्षिक वेग हम लोग पढ़ने वाले हैं। रिलेटिव वेलोसिटी क्या पढ़ने वाले हैं? अपेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी। हमारा टॉपिक आज का क्या है? अपेक्षिक वेग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी। यह अपेक्षिक वेग क्या है? अपेक्षिक वेग का फिर व्यंजक पढ़ेंगे। और क्या अपेक्षिक वेग ही सिर्फ होता है? नहीं, अपेक्षिक विस्थापन भी होता है, अपेक्षिक त्वरण भी होता है। बात समझ रहे हैं? तो इसका व्यंजक अगर आप एक अपेक्षिक वेग का व्यंजक समझ जाएंगे तो एक व्यंजक ही आपको तीनों चीज समझा देगा। अपेक्षिक विस्थापन का क्या व्यंजक होगा, अपेक्षिक त्वरण का क्या व्यंजक होगा। बात समझे? तो क्वेश्चन हमारा है कि अपेक्षिक वेग पहले है क्या चीज। अगर क्वेश्चन में बना दूं अपेक्षिक वेग किसे कहते हैं, अपेक्षिक वेग के लिए व्यंजक प्राप्त करें और अपेक्षिक वेग की दिशा का निर्धारण के लिए व्यंजक प्राप्त करें, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा पूर्ण रूप से। बात बुझे? तो कैसे बनाएंगे इसको अपेक्षिक वेग, डिफाइन कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है कि किसी पिंड का वेग किसी अन्य पिंड की तुलना में, किसी पिंड का वेग अन्य पिंड की तुलना में जब निर्धारित किया जाता है तब उस पिंड के वेग को अपेक्षिक वेग कहते हैं। बात समझ रहे हैं? जैसे कि एक बस जा रही है, एक बस जा रही है, हम खड़े हैं और मेरे से तुलना अगर बस का कर देंगे आप कि वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू सर, तो मेरे रिस्पेक्ट में उसका क्या वेग है। यानी कि अगर हम स्थिर है और वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से आगे बढ़ रहा है तो हर घंटा में वो 50 किलोमीटर आगे बढ़ेगा। हर घंटा 50 किलोमीटर आगे बढ़ेगा। किसके सापेक्ष? मेरे सापेक्ष। वही कहता है किसी पिंड का वेग जब किसी अन्य पिंड के सापेक्ष में ज्ञात किया जाता है तो उस पिंड के वेग को अपेक्षिक वेग कहते हैं। कोई दिक्कत? देखिए परिभाषा कितना सिंपल है, मैं लिख देता हूं परिभाषा को। किसी पिंड का वेग जब अन्य पिंड के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है तो पिंड के वेग को, पिंड के वेग को अपेक्षिक वेग कहते हैं। कोई दिक्कत? अथवा परिभाषा बना सकते हैं दूसरी परिभाषा, और कि किसी पिंड के स्थान में परिवर्तन की दर या विस्थापन में परिवर्तन की दर जब अन्य पिंड के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है, या किसी पिंड का किसी अन्य पिंड के सापेक्ष स्थान में परिवर्तन की दर को अपेक्षिक वेग कहते हैं। जैसे एक पिंड ए है, एक पिंड बी है, इसके बीच का स्थान ये हुआ ना। अब यह स्थान अगर पर सेकंड बदल रहा है तो इसके तुलना में उसका स्थान में परिवर्तन की दर निकालेंगे। यानी समय से भाग दे देंगे, देखेंगे टी समय में कितना बदल रहा है इसलिए एक अंक समय में कितना बदलेगा। वही कहता है किसी पिंड का स्थान पोजीशन वेक्टर यदि अन्य पिंड के सापेक्ष बदल रहा हो, किसी पिंड का पोजीशन वेक्टर अन्य पिंड के सापेक्ष अगर बदल रहा हो तब इसके इस स्थान परिवर्तन की दर को अपेक्षिक वेग कहेंगे। वो व्यंजक से क्लियर हो जाएगा। फिर इसका डेफिनेशन बनाएंगे। किसी, ये लिखना यहां से चालू करना, ठीक ना, थोड़ा सा यहां से लिखना चालू करना, उसके बाद अपने जगह, मतलब फर्स्ट पैराग्राफ लिखने का फर्स्ट लाइन का स्टाइल जो होता है, जैसे यहां लिख दे रहा हूं, किसी पिंड का अन्य पिंड के सापेक्ष विस्थापन की दर को या स्थान में परिवर्तन की दर को, स्थान में
परिवर्तन की दर को आपेक्षिक वेग कहते हैं। किसी पिंड का अन्य पिंड के सापेक्ष स्थान में परिवर्तन की दर को उस पहले पिंड का अपेक्षिक वेग कहते हैं ना। अब जैसे ये डेफिनेशन आप समझ गए, अब जैसे इसका कैसे व्याख्या करेंगे, अपेक्षिक वेग के लिए व्यंजक प्राप्त करें, तो व्यंजक इसका प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले आप लोग नदी में कोई नहाए हैं? हाँ सर। नदी में नहाए हैं? हाँ। नदी के किनारे जाके बैठे हैं? बहती हुई नदी के किनारे जब आप बैठेंगे, जैसे कि हम लोग के घर के बगल में ही नदी है, उसमें बाढ़ जब आती है तो उस समय हम लोग बगल में रहते हैं और पानी जब बहती है दिखता है स्पष्ट उसमें लकड़ी बह के जाते हुए, तो कोई भी चीज सूखी हुई वस्तु ऊपर में उपला के जा रहा है, प्लास्टिक तो कागज तो कभी ये क्या कहते हैं थर्मोकोल वाला थाली, सब पूरा बह बह करके जाती है। हम लोग स्थिर रहते हैं लेकिन वो बहते हुए दूर चली जाती है ना। हम लोग स्थिर रहते हैं, जैसे कि हम लोग क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं, हम लोग स्थिर रहते हैं और ये मान के चलो धरती है, ये क्या है, धरती है, या हम लोग सब इसी बिंदु पर खड़े हैं और ये नदी है, ये नदी है, किनारे से देख रहे हैं नदी में नदी का पानी बह रही है। क्या हो रहा है? पानी बह रहा है। अगर पानी नहीं बहती और कोई बच्चा वहां कूद जाता, चलिए थोड़ा सा उस जगह प्रॉब्लम था, लाइटिंग मार रहा था इसलिए आगे बढ़ गया। चलिए हम लोग मैं क्या बता रहा था कि मान के चलो कि यहाँ हम लोग खड़े हैं, इस जगह खड़े हैं ना, इस जगह सब हम लोग पैक होके खड़े हैं। एक नदी है बगल में, क्या है बगल में? एक नदी है बगल में, नदी में पानी बह रही है, नदी में पानी बह रही है, बह रही है पानी। क्षण भर के लिए हम लोग कल्पना करेंगे पानी नहीं बह रही है और उसमें एक बच्चा कूद गया, ठीक ना। इसमें क्या हुआ? एक बच्चा कूद गया जिसका नाम था बी। क्या नाम था? बी। अब बी तैरते 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 इधर आ गया, यहां आ गया बी। कौन आ गया? बी। अब बी को भी भूल जाते हैं, मान लेते बी नहीं कूदा है, पानी बह रही है, बहते बहते जा रहे, किसी क्षण हम पानी को देखे और इस जगह विराम समझ ले, मन पानी को रोक दिए, जादू मारे पानी रोक गया। इस बिंदु पर हम, पानी पे पत्ता था, पानी बह रहे थे, एक तो थर्मोकल था, क्या था पानी में? थर्मोकल। बहते 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 गया और किसी क्षण हम रोक दिए, तो थर्मोकल यहां दिखेगा और वो बच्चा जो तैर रहा था उसको भी रोक दिए, वो यहां दिखेगा और हम लोग यहां से देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां डबल कहानी घटित हो रहा है। एक तो पानी बह रही है, इस ग्राउंड के सापेक्ष ट्रिपल कहानी है। ये बच्चा जो दूर होगा इस ग्राउंड के सापेक्ष, हम लोग के सापेक्ष, हम लोग धरती पर है इसलिए धरती कहेंगे, और ये बच्चा बी जो जा रहा है इस नदी का जो वेग था, नदी के सापेक्ष भी इसका कुछ ना कुछ वेग होगा ना। इस पत्ता को ए कह देते हैं, ध्यान दीजिएगा। पत्ता बहना मतलब क्या हुआ? पानी बहना। पत्ता बहना का अर्थ क्या हुआ? पानी बहना, क्योंकि पानी में पत्ता धरा हुआ, पत्ता तो कोई कोशिश नहीं कर रहा, पानी जिस ढंग से जिधर जिधर बहेगी पत्ता उधर उधर बह जाएगी ना। तो पत्ता बहना मतलब पानी। तो ये थर्मोकोल का कोई है पत्ता, या पेड़ का पत्ता है, थर्मोकोल का है, वो प्लास्टिक का बर्तन ले सकते हैं, कुछ भी इस जगह मान लिए, कल्पना केवल किए कि पानी के सतह पर था, पानी बह रही थी, उसके साथ साथ वो बेचारी बह रही थी, इसको स्थिर मान लिया। और हम लोग में से जो कूदा बी कूद करके क्या हुआ? तैरते 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 यहां आ गया और उसी क्षण हमको मन में हुआ कुछ गणितीय ऑपरेशन करो, मैथमेटिकल ऑपरेशन करो और उसको जादू से सबको स्थिर कर दिए। पानी भी स्थिर है और वो बच्चा भी स्थिर हो गया। अब इस पर विचार करते हैं, किसके सापेक्ष ये हट रहा था? कौन? ये थर्मोकोल, यानी कि पानी बह रहे थे अर्थात नदी बह रही थी, इसके सापेक्ष नदी का जो पोजीशन होगा, अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की रचना कर दें और हम अपने आपको मूल बिंदु पर ले जाए, कहां ले जाए? मूल बिंदु पर हम लोग ले जाते हैं, यह है मूल बिंदु। तो यहां से यहां तक का दूरी क्या होगा? कुछ ना कुछ होगा, पोजीशन होगा। मान लेते हैं आर ए है, पोजीशन कितना मान लिया? आर ए मान लिए, आर ए पोजीशन होगी, कोई दिक्कत? अब पोजीशन एक वेक्टर होता है, वेक्टर चढ़ा दिए।
इसका यहां से यहां तक पोजीशन कितना होगा? आर बी मान सकते हैं, आर बी। अब ये जो गया था इधर बी, बी ये बच्चा बी है, नदी के पानी को चिरते हुए आगे बढ़ गया, बी आगे बढ़ा, कौन बढ़ा? तो इसका जो पोजीशन होगा इसे लिखा गया, यहां ध्यान दीजिएगा, इस चीज को समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है बच्चों को। इसका हो जाएगा पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी ए से ये दूर हुआ है, कौन हुआ है? बी हुआ है। इसको आप आर ए बी नहीं कह सकते हैं, ये हो जाएगा क्या चीज? पोजीशन ऑफ ए हो जाएगा, बी से वो सेपरेट हुआ है, लेकिन बी यहां ए से सेपरेट हो रहा है। ये बात समझे? बारिश हो रही है क्या? चलिए, तो इसको हम क्या, इसको यहां समझ गए, इसको हम लिख दिए पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसका डायरेक्शन ये हुआ, इसका डायरेक्शन ये हुआ, इसका डायरेक्शन ये हुआ। अब यहां समांतर चतुर्भुज का रूल के त्रिभुज रूल अगर देखते हैं, इसका क्या कहते हैं? सदिश योग का त्रिभुज रूल। तो वो भी बता रहा है, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर अगर हम मिला देते हैं बिना दिशा को बदले हुए, तब स्वतंत्र टेल और स्वतंत्र हेड को मिलाने के बाद जो वेक्टर प्राप्त होता है वो दोनों का परिणामी योगफल देता है। तो हम यहां लिख सकते हैं आर एस, कौन? आर एस बराबर आर ए, ये आर बी था, गलत हो जाएगा इसे करने से, ठीक ना? आर बी बराबर आर ए प्लस आर बी, मैंने पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मैंने कि बी का स्थान ए के सापेक्ष, और ये है ए का स्थान ग्राउंड के सापेक्ष। इसमें ग्राउंड लगा हुआ है, इस सब में क्या लगा हुआ है? ये इसका जो स्थान ले किसके? जमीन के सापेक्ष, इसका लिए है जमीन के सापेक्ष, और ये साइलेंट हो जाता है, इसको छिपा सकते हैं हम, हाइडन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जमीन के सापेक्ष किसी का भी सदिश लेंगे अगर जमीन के सापेक्ष, उसको हाइडन करके निरपेक्ष हम लोग प्रयोग कर देते हैं। बात बुझे? जैसे कि हवा में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 पर 8 मीटर प्रति सेकंड है ना, तो वो क्या है? वो क्या है? निर्वात के सापेक्ष, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब निकालते हैं हवा का, 1 कह देते हैं ना, हवा का अपवर्तनांक 1 क्यों कहते हैं? हवा का अपवर्तनांक क्या हुआ? ये कोई शब्द होता है, लेकिन फिर भी कहते हैं, वो निर्वात के सापेक्ष लेते हैं, वो भी सापेक्ष है। निर्वात का अपवर्तनांक 1, निर्वात का निर्वातक सापेक्ष ले लेंगे। जल का पारा का अपवर्तनांक 2.42 बोलते हैं ना हम लोग, क्यों बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है पारा का 2.42 होता है, वो निर्वात के सापेक्ष है, लेकिन उसको निरपेक्ष शब्द रख दिया जाता है। उसी प्रकार ग्राउंड के सापेक्ष जब हम पोजीशन लेंगे, वेलोसिटी लेंगे, एक्सेलरेशन लेंगे ग्राउंड के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तब क्या उसको ग्राउंड छोड़ करके लिखा जाता है। चलिए, तो पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड से साइन कर देंगे, प्लस हो गया पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि बी जो है ए से कितना दूर गया, ए बी, इसको नहीं कीजिएगा, ध्यान रखना है बी जा रहा है इसलिए बी का हम ले लिए। अब इसको फ्री कर दो, ये आके बेचारी घट जाएगी, जाओ आर बी ए बराबर, इधर आर बी पहले था, ये वेक्टर सब में लगा था ना, माइनस क्या हो जाएगा आर। अब आप देखिए क्या हुआ, आर बी ए बराबर आर बी माइनस आर ए। पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना है, तो पोजीशन ऑफ बी को घटा दीजिए पोजीशन ऑफ ए में, कितना सरल सूत्र निकल गया। यानी कि बी का पोजीशन ग्राउंड के सापेक्ष, ए का पोजीशन ग्राउंड के सापेक्ष जो आएगा उसका वेक्टर सदिश अंतर, उसका सदिश अंतर से हमको प्राप्त हो जाएगा बी का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ए, सदिश अंतर। ये सीधे घट नहीं रहा है, ये घटेगा नहीं, घटाना अगर डायरेक्ट लेना चाहते हैं इसका ड्राइंग करना पड़ेगा फिगर, और स्केल से फिर आपको मापना पड़ेगा बी का अपोजिट डायरेक्शन करके। एक्चुअल में ए घट गया है, ए क्या हुआ घट गया, तो ए इस डायरेक्शन में है, इसका इधर करना पड़ जाएगा, तब यहां से यहां तक दूरी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा
RBA, समझा ना, ये घटाना पड़ रहा है। घटाने के लिए क्या करते हैं, उसका माइनस साइन लगा के इस पे अटैच करते हैं, तब जो फ्री दिशा रहता है उसको मिलाते हैं। बात समझ रहा है? यहाँ इसका फ्री ऐसे हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ना हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और इसको समांतर चतुर्भुज के नियम के तहत यहाँ लाएंगे, तब ये यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है, एक इधर एक इधर, तो इसका स्वतंत्र ये रहा, टेल स्वतंत्र ये हुआ, इसको मिला देंगे, ये तो अंतर बता देगा हमको। समझ में? लंबाई मापेंगे तो वो अंतर बताएगा। और या तो फिर ज्यामितीय विधि लगाएंगे, ज्यामितीय वो अंडर रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab cos थीटा पे, उससे भी निकलेगा। तो इस प्रकार पोजीशन का व्यंजक आप समझ गए। अब इस पोजीशन के वेक्टर व्यंजक को दोनों तरफ समय के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दीजिए, दोनों तरफ समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर समय के सापेक्ष करेंगे तो दर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, dr ba by dt d by dt of rb माइनस d by dt of ra वेक्टर। ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a अगर निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ b में घटा देना है वेलोसिटी ऑफ a, और इसका फिगर ड्रॉ करके स्केल से भी माप के ज्ञात किया जा सकता है, यदि और फिर परिमाण वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a का परिमाण निकालने के लिए यहाँ बीजगणितीय सूत्र का अप्लाई कर देंगे हम लोग, अंडर रूट बी स्क्वायर जो बी स्क्वायर बी बी स्क्वायर माइनस 2va bb cos थीटा, माइनस वाला सूत्र लगेगा। समझ में आया? समांतर चतुर्भुज योग, समांतर चतुर्भुज का नियम, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का बहुभुज नियम तो बहुत ज्यादा जब रहता है सदिश तब वो लगता है, वो अलग चीज है। मेनली दो नियम है, ठीक है, दो सदिश दिया है, उसका परिणामी सदिश निकालना है, तो इसका मेनली दो मुख्य रूप से दो नियम है, एक त्रिभुज नियम, एक समांतर चतुर्भुज नियम। तो जिसको कि मैं आपको नाम के रूप में नहीं बताया हूं, ठीक ना, लेकिन पढ़ा चुका हूं, बताऊंगा, ठीक ना। ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज का नियम से इसका हम परिमाण निकाल सकते हैं बीबीए। अच्छा, इसको फिर हम एक बार समय के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, क्या दिखेगा आप लोग बताइए? एकदम राइट है, वेग को समय के सापेक्ष क्या मिल जाएगा? एक्सीलरेशन मिल जाएगा, एक ये भी मिल गया। अब दोनों तरफ समय के सापेक्ष क्या कर देंगे? पुनः अवकलन करने पर दोनों तरफ समय t के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, देखता हूं, d by dt ऑफ VBA d by dt VB d by dt ऑफ VA। अब हम लोग जान रहे हैं क्या चीज, वेग में परिवर्तन की दर को, मतलब या वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के सापेक्ष होता है, एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन VBA, एक्सेलरेशन B माइनस एक्सेलरेशन A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये भी एक फॉर्मूला निकल गया ना। मैं क्या बताया था, केवल जो है वेलोसिटी रिलेटिव नहीं होता है, पोजीशन भी रिलेटिव, यानी डिस्प्लेसमेंट भी रिलेटिव होता है, वेलोसिटी भी रिलेटिव होता है, और एक्सेलरेशन भी रिलेटिव होता है, बहुत सारा भौतिक राशि रिलेटिव होता है, ठीक ना। आप वर्तनांक पढ़े थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव होता है, कई ऐसा चीज है, सापेक्ष होता है, सापेक्ष। तो ये समझ में आया? अब हमारे पास ये दिख रहा है क्या, व्यंजक दिख रहा है कि पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का व्यंजक निकला, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि बी के पोजीशन को ए में घटा दिया। इस प्रकार वेलोसिटी भी दिख रहा है, इस प्रकार एक्सीलरेशन भी दिख रहा है। ये तो हो गया हमारा वेक्टर के रूप में, लेकिन इसका परिमाण कैसे निकालेंगे? तो परिमाण निकालने के लिए आप देखिए,
अगर ये वेलोसिटी ऑफ ए है, ठीक ना, और इधर वेलोसिटी ऑफ बी है, और ए का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर निकालना हो, अगर हमको अगर निकालना है भी बी ए का परिमाण निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो आप सदिश घटाओ नियम पर चलिए, सब्सट्रैक्शन रूल ऑफ टू वेक्टर। यहां ध्यान दीजिएगा, क्या करते थे हम लोग, जिस सदिश में घटाना है उसका माइनस करके इस पर लाते थे ना, या तो माइनस बी वेक्टर इस पर भी अप्लाई कर दीजिए, इस पर भी अप्लाई कर दीजिए, तो वेक्टर भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और इस पर ठीक उसका अपोजिट दिशा में माइनस वेक्टर बी कम करते रहेगा। अब एक सदिश ये हो गया और एक सदिश ये हो गया, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं ऐसे, तो एंगल थीटा था, तो माइनस बी जब करते जस्ट ये उलट गया है, तो अब इसके बीच क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, यानी कि 180 डिग्री में थीटा को घटा देंगे, ये निकल जाएगा पाई माइनस थीटा। समझ में आया? तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। अब दो सदिश हो, दोनों सदिशों के बीच का एंगल मालूम हो, तो समांतर चतुर्भुज का नियम सीधे हम अप्लाई कर देते हैं, वो भी निकल जाएगा अंडर रूट क्या, वेक्टर ए का मॉडुलस पर स्क्वायर जोड़ माइनस वेक्टर बी पर मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए का मॉडुलस वेक्टर, तो यहाँ परिमाण तो डायरेक्ट होता है ना, ऐसे था ना, माइनस वेक्टर ए, माइनस वाला है, माइनस वाला में माइनस आता था, याद कीजिए बेसिक सूत्र, अभी लेके बढ़ेंगे दिख जाएगा, वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा, वो क्या लगा दिए, सूत्र लगा दिए इस टाइप का ना, वेक्टर ए वेक्टर बी माइनस 2 ए, यहाँ पल से दीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस ले लिए, माइनस ले लिए, ये कर देगा आपने, ये सूत्र होता है। अब ये सरल करके जो आ जाए, इसको लेके जब हम आगे बढ़ते हैं, अभी जस्ट ये इस पर अप्लाई करते हैं, ये एंगल क्या था, ये था ए और बी के बीच का कोण, और यहाँ हमको ए नहीं लेना है बल्कि ए और माइनस बी का लेना है ना, भी ए और माइनस बी के बीच का कोण लेना है, तो भी ए और माइनस बी के बीच का कोण कितना है, तो पाई माइनस थीटा, तो खाली चेंजिंग हो जाएगा। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये तो गया भी ए पर स्क्वायर, ये हो जाएगा भी बी पर स्क्वायर, माइनस खत्म, मॉडुलस खत्म ना, मॉड इसका माइनस खत्म कर देगा, और कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक ना, मैथ में आप लोग पढ़े होंगे, कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, पढ़े हैं? हाँ ठीक, निश्चित पढ़े होंगे, नहीं पढ़े भी होंगे तो जान जाएंगे, अभी जान लीजिए, कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, तो हो जाएगा माइनस 2 भी ए भी बी कॉस थीटा। यही हो गया परिणामी निकालने का सूत्र। समझ में आया? हाँ सर। तो इस सूत्र से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, करेंगे कि ये तो परिमाण तो निकल गया, अब दिशा के लिए क्या करेंगे कि परिणामी का जो भी बी ए का दिशा क्या होगा, भी बी ए का दिशा क्या होगा, तो भी बी ए का दिशा मान लेते हैं, इससे अल्फा कोण बनाता है, कितना बनाता है, अल्फा कोण। अब पुराना फॉर्मूला याद कीजिए, ये लेते थे हम लोग ए का डायरेक्शन, ये लेते थे बी का डायरेक्शन, लेते थे, तो यहां से क्या करते थे, एक तो लंब डाल देते थे, डालते थे, इसको बी साइन थीटा और इसको बी कॉस थीटा करते थे, तो और ए के दिशा से अल्फा कोण मानते थे, वही चीज हम मानेंगे भी ए के दिशा से अल्फा कोण पर है, ठीक ना। परिणामी का दिशा क्या है, भी ए से अल्फा कोण पर है, ये हम कल्पना करेंगे अभी, ठीक ना, है देखिए कल्पना करते हैं कि ये अल्फा कोण पर है, किससे, भी ए के दिशा से। तो इसका होता क्या है, इसको देख लीजिए आप, इसी के तर्ज पर ये निकलेगा, इसका कहीं को ड्राइंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसमें आप उजराएंगे, उजराने की जरूरत नहीं है, एकदम क्लियर। यहाँ देखिए हम इसमें क्या करते थे, इसमें क्या करते थे, लिखते थे tan अल्फा बराबर बी
हाँ बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा, ये पढ़े थे। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी हम अल्फे कौन माने, टेन अल्फा निकालना, लेकिन क्या होगा, बी बन जाएगा माइनस बी बी, ए बन जाएगा भी ए, माइनस तो कर चुके हैं, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, चिन्ह से चिन्ह क्या क्या डायरेक्शन बदल दिया, ठीक ना। माने कि अब हमको खाली परिमाण लेना है, तो b के जगह क्या लिख देंगे, b के जगह लिख देंगे भी बी, ए के जगह क्या लिख देंगे भी ए, मैंने पहला वेक्टर हमारा भी ए है, और दोनों बी बी भी ए और माइनस भी बी के बीच का एंगल कितना था, पाई माइनस थीटा, कितना था, पाई माइनस थीटा, तो दोनों के बीच का कोण लगा देंगे कितना, पाई माइनस थीटा, तो नतीजा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा बराबर हो जाएगा भी बी साइन पाई माइनस थीटा बी ए बी बी कॉस पाई माइनस थीटा, ये माइनस कॉस थीटा होगा और ये साइन थीटा हो जाएगा। ये गणित में आप पढ़े होंगे, साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो हो गया क्या, बी बी साइन थीटा भी ए माइनस भी बी कॉस थीटा, बस ये माइनस हो गया, इसके कारण कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, समझे। यही हुआ टेन अल्फा बराबर। अब भिन्न भिन्न केस हम लोग दिखाते हैं, क्या करते हैं, भिन्न भिन्न केस दिखाते हैं, जो कि दोनों जगह दिखा सकते हैं। ये एंगल के लिए भी भिन्न भिन्न केस दिखेगा, परिणामी के लिए भी भिन्न भिन्न केस दिखेगा। थीटा खाली अलग अलग डिग्री लगा देंगे, 90 डिग्री क्या होगा, 0 डिग्री क्या होगा, 180 डिग्री क्या होगा, ये भी एंगल का मान 0 डिग्री क्या होगा। मतलब भी ए और भी बी के बीच का कोण, भी ए और भी बी के बीच का कोण, शुरू में ही भी ए और भी बी के बीच का कोण यदि 0 डिग्री होता तो ये रिजल्ट कैसा आ जाता, तो 0 होता तो cos 0 कितना होता, 0 होने का मतलब क्या है कि एक सदिश इस दिशा में, दूसरा सदिश भी इसी दिशा में, और एक के सापेक्ष दूसरे का हमको वेग निकालना है, तो 0 डिग्री का मान 1 हो जाता, तो नतीजा क्या होता है, जगह का मैं थोड़ा छोटा लिख दूं, जब थीटा बराबर 0 डिग्री, तो डायरेक्ट कर देता, आप लोग सरल कर लीजिएगा, तो वेक्टर नहीं, बी का वेलोसिटी ए के सापेक्ष में क्या हो जाएगा, तब क्या होगा, तो ये तो भी ए स्क्वायर होगा ही, ग्राउंड के सापेक्ष वेलोसिटी, बी का ग्राउंड के सापेक्ष वेलोसिटी -2 भी ए भी बी, बस इतना ही हो गया। और ये नतीजा क्या हो जाएगा, बी ए माइनस बी बी का होल स्क्वायर पर रूट, नतीजा क्या हो जाएगा, भी ए माइनस भी बी। साफ दिखने लगा कि भी बी ए बराबर भी ए माइनस भी बी, बी ए बराबर निकल गया भी ए माइनस भी बी। एक्चुअल में क्या है, ये हम लोग यहाँ सदिश को इग्नोर कर चुके हैं, परिमाण निकालने जा रहे हैं, निकलना जा रहा है ना, तो बी बी ए लिखिए। अगर यहाँ आप पहले ये टू पद लिख देते, बी बी पर स्क्वायर फिर भी ए पर स्क्वायर और आगे बढ़ते, तो यहाँ क्या निकल जाता है, भी बी माइनस भी ए। दूसरी बात क्या, चूंकि ये रूट से निकला है, रूट से तो प्लस माइनस के साथ निकलता है, तो भी ए माइनस भी बी कहो या भी बी माइनस भी ए कहो, उससे बहुत अंतर नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि रूट से निकला हुआ है, रूट से निकला प्लस माइनस दोनों चिन्ह आगे में लगा हुआ है, माइनस चिन्ह जैसे अंदर घुसाएंगे तो ये प्लस ये माइनस दिखने लगा, प्लस चिन्ह लगाएंगे तो यही दिखेगा, इसलिए दोनों चीज है ना उसमें, ये माइनस भी, ये प्लस भी, ये प्लस भी है, ये माइनस भी है। इसका क्यों ऐसा आया, इसका इसलिए इस तरह आ गया कि हम परिमाण निकालने जा रहे हैं, तो भी ए का मैग्नीट्यूड और भी बी का मैग्नीट्यूड में घटाना है, केवल यही बता रहा है, ठीक ना। अगर हम बी माइनस बी ए लिखते हैं, तब बी अगर इसका मान है 15, इसका मान है 10, तो क्या बचेगा घट के 5, और 5 बचेगा ना, कौन बचा, बी वाला। अब बी वाला को अगर यहाँ माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, -5 बचेगा ना, तो माइनस कौन था, बी वाला, तो अर्थात बी वाला बचेगा, ये नहीं बचाएगा, खाली माइनस में आ गया मतलब ये तो बच रहा है, ये बच रहा है मतलब बी वाला बड़ा है, तब तो -5 बचा,
तो दोनों तो एक ही चीज है। तो परिमाण केवल ये निर्धारण करता है, इसलिए इसका भी ए माइनस बी बी है, बी बी माइनस बी है। यहाँ आप पहले इसको लिख देते बी ए माइनस बी बी नहीं हो जाता, इटो पद इधर करते इटो इधर कर देते तो दिखता। समझ में आया? तो इस पे उझराना नहीं है, क्योंकि वेक्टर के रूप में जब पढ़े थे हम लोग वेक्टर भी बी ए बराबर, तो वहां दिखा था साहब वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ये अलग चीज है। बात बुझे? ये एक बी में एक को ही घटाना है, और ये चूंकि परिमाण निकाल रहे हैं, सब मॉडुलस है, देखता है वेक्टर सबका खत्म हो चुका है, तो इसका अंतर से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे रूट से निकला प्लस माइनस के साथ निकला है, तो ए में बी को घटो बी में ए को घटो, उससे अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन इस केस में ये ध्यान रखना है। समझ में आया? और ये tan अल्फा बराबर भी हम लोग एंगल भी निकाल लिए, एंगल भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी तर्ज पर हम एंगल को तोड़े अभी, तो इस प्रकार एंगल का निकला। एंगल में भी हम केस दिखाएंगे, इसमें भी केस दिखाएंगे अलग अलग, ठीक ना, अलग अलग केस दिखाएंगे। आप चाहेंगे तो यहाँ 90 डिग्री एंगल लेके कर सकते हैं, जैसे 90 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बी बी स्क्वायर जोड़ बी ए स्क्वायर सीधे अंडर रूट हो जाएगा ना, होगा ये तो आप कर लेंगे, उसमें कोई झंझट नहीं है। फिर अगर 180 डिग्री करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 ये प्लस कर देगा। 180 डिग्री कब होगा? जब एक का डायरेक्शन इधर है, दूसरे का डायरेक्शन इधर है। ये 10 मीटर प्रति सेकंड से है, ये 5 मीटर प्रति सेकंड, तो 1 सेकंड में 15 दूर हो जाएगा, सीधे जुड़ रहा है, नहीं हो जाएगा? तो क्या ये वो चीज बता पाएगा? 180 डिग्री लीजिए तो 180 करते हैं -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे होगा, तो बी ए प्लस बी बी निकल रहा है, यानी कि दोनों जोड़ देंगे। 180 डिग्री में क्या करेंगे? दोनों है, देखो दोनों जोड़े हैं, तो सही निकला। तो इसका 0 डिग्री 90 डिग्री और 180 डिग्री तीनों का केस दिखा दिए। यहां भी वही काम करना है। जब थीटा बराबर 0 डिग्री, तो साइन 0 क्या होता है? 0, पूरा फंक्शन 0 बन जाएगा, यानी कि अल्फा आ गया 0 डिग्री। 10 में 0 डिग्री भी बन होता है, 10 0 का, तो अल्फा 0 डिग्री नहीं निकल गया। फिर जब इसका मान हम ले लेंगे 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना होता है? 1, तो हो जाएगा वी बी बट्टे वी ए माइनस वी बी 0, कॉस 90 0 नहीं हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा वी बी बट्टे में हो जाएगा वी, बस ये हो जाएगा 10 अल्फा बराबर। समझ में आया? फिर लिखेंगे जब 180 डिग्री हो, तो साइन 180 0, साइन 180 0, जैसे 0 होगा सबको ले देंगे 0 कर देगा, फिर अल्फा बराबर 0 निकल जाएगा। तीनों के समझ में आया? तीनों कैसे लिख देगा? एंगल जब निकालेगा कि परिणामी, जैसे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो परिणामी सदिश है वही सदिश कहलाएगा वेक्टर ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी का परिमाण का ये व्यंजक हुआ, रिलेटिव वेलोसिटी का वेक्टर ए की दिशा से डायरेक्शन का ये सूत्र हुआ, और डायरेक्शन को भी भिन्न भिन्न कंडीशन दिखा दिए, और फिर परिणाम को भी भिन्न भिन्न कंडीशन दिखा दिए। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। और क्वेश्चन इसका रहा कि अपेक्षिक वेग से आप क्या समझते हैं, परिभाषा पहले में लिखा था। फिर उसका एक टेल लगाएंगे कि अपेक्षिक वेग के लिए व्यंजक प्राप्त करें, ठीक है। तो वेग निकालने क्रम में आप त्वरण भी निकाल सकते हैं, सब निकाल के दिखा सकते हैं, ठीक ना। अपेक्षिक वेग का व्यंजक प्राप्त करें, फिर अपेक्षिक वेग का परिमाण निकालें, एवं दिशा के लिए भी व्यंजक प्राप्त करें। क्वेश्चन लिख लेंगे और इसका उत्तर लिख के लेते आइएगा कल, ठीक है।